लीजिए प्रस्तुत है कहानी वो लड़का। आज फिर से दीपेश बॉस की डांट खाकर आया। वो बिल्कुल उखड़ा हुआ था। रोज रोज की डांट खाने से तो अच्छा है मैं ही कुछ कर लूं। न घर में चैन न दफ्तर में सुकून। वो बस बड़बड़ा रहा था। धीरे से मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो वाकई बिल्कुल टूट सा गया था। मैं सोचने लगा, इतना डायनेमिक आदमी, दफ्तर का इतना अच्छा वर्कर, आखिर क्या हो गया है दीपेश को? वक्त की नजाकत समझते हुए मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, बस एक गिलास पानी का उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने पानी पिया और धम से कुर्सी में गिर सा गया। गुमसुम, बस गुमसुम, एकदम खोया सा। हाँ, सच ही तो है, वो दीपेश कहीं खो गया था, जो 5 जनों के बराबर अकेला ही दफ्तर में काम करता था। डांट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सभी यही सोचते थे कि आखिर इतनी एनर्जी कहां से लाता है ये व्यक्ति। जब देखो तब दौड़ता रहेगा, काम काम बस काम, और जितना भी दे दो वो पूरा कर देगा। लगता था जैसे उसके शरीर में कोई जिन्न बैठा हो जो कहता था मुझे काम चाहिए। मैं भी उस भारी वातावरण में बैठा यही सोच रहा था कि आखिर क्या कारण है, क्या परेशानी है दीपेश के साथ। मैंने हिम्मत कर एक बार फिर से उसके कंधे पर हाथ रखा। इस बार वो धीरे से उठा और मेरे कंधे से लग गया। लगभग रोने सा लग गया था वो। उसे पुचकारते हुए मैंने उसे फिलहाल कैंटीन लेकर जाना ही उचित समझा। हम दोनों धीरे धीरे कैंटीन की ओर आगे बढ़ गए। इत्मीनान के साथ बैठकर चाय पी। मैंने धीरे धीरे उससे इस हालात का कारण जानने की कोशिश की। पहले तो वो नानुकुर कर बात को टालने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरे दबाव देने के कारण वो खुला। सारी बातें सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया। दीपेश अपने बेटे की खूब तारीफ करता था। वो हमेशा कहता था कि मैं अपने बेटे को एक दिन बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा। वो गरीबों का इलाज करेगा। मैं जो खुद नहीं बन पाया, नहीं कर पाया, वो सब बेटा करेगा। इन्हीं ख्यालों में वो डूबा रहता था। बस इसी उम्मीद के सहारे वो भाग भाग कर काम करता था। आजकल वो पूरी तरह से टूट गया। वो कहने लगा, मैं कहीं का नहीं रहा। मेरे सपने, मेरे अरमान, मेरी सोच, सब कुछ खत्म हो गई है। बेटे को साइंस बायो इसलिए दिलवाई थी कि डॉक्टर बने, लेकिन बेटा बायो नहीं लेना चाहता था। मेरी जिद के कारण उसने बायोलॉजी में एडमिशन ले लिया। मैं भी बहुत खुश था कि चलो अब तो बेटा डॉक्टर बन ही जाएगा। बेटा सीए बनना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी तरह सारी सारी रात इन अकाउंट्स में उलझा रहे, फाइलों में गुम हो जाए, और डॉक्टर बनकर समाज की सेवा भी तो करेगा। 12वीं का परिणाम आया। जब भी उससे बात करने की कोशिश करता हूं तो बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। इसी परेशानी में कई दिनों से दफ्तर में भी मन नहीं लगता है और सारे काम गलत हो जाते हैं। दीपेश की सारी बातें सुनने के बाद तत्काल मुझे भी कुछ नहीं सूझ रहा था। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, देख यार, अब एक बात तो तू भी समझ ले कि बच्चे जब भी बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको ज्यादा दबाव में रखना ठीक नहीं है। रही बात पीएमटी के परिणाम की, तो अब उसे बदला तो जा नहीं सकता है। हाँ, एक बार मैं तेरे बेटे से जरूर मिलकर बात करना चाहता हूं। दीपेश एकदम चौंक सा गया। नहीं यार, वो बहुत ही बदतमीज हो गया है। तेरे साथ कोई मिसबिहेव कर दिया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने दीपेश को समझाते हुए कहा, देख, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चे अपने ही हैं, और अगर हम अपने बच्चों के बारे में ऐसा सोचेंगे या उनकी गलतियों को माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाई, हम भी तो कभी बच्चे थे ना।
तो फिर अब हम बच्चों को ही क्यों दोष दे रहे हैं? माहौल थोड़ा अनुकूल जान उसने दीपेश को कहा। देख दीपेश, एक बात तो तेरे को भी माननी पड़ेगी कि गलती तेरे बेटे की नहीं है, गलती तो तेरी ही है। जो तू नहीं बन पाया वो बेटे को जबरदस्ती बनाना चाहता था। तूने अपनी कुंठाएं बेटे पर लाद दी, जिसे लेकर वो चल नहीं सकता है। यदि तू जिद नहीं करता और उसे कॉमर्स मैथ्स ही लेने देता तो एक होनहार बालक को इस तरह से उखड़ना नहीं पड़ता। खैर, अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मैं आज ही तेरे बेटे से मिलना चाहता हूं। उसने दीपेश से बेटे के मोबाइल नंबर लेकर उससे बात करने की कोशिश की। कई बार कोशिश के बावजूद भी उसका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। उसके मन में भी कई तरह की आशंकाएं उभरने लगी। शाम को फुर्सत मिलते ही उसने एक बार फिर से दीपेश के बेटे से बात करने की कोशिश की। इस बार घंटी गई और उसने फोन उठा लिया। उसने अपना परिचय देते हुए उससे मिलने की इच्छा जताई तो वो बोला, अंकल, आप मेरे से मिलकर क्या करेंगे? आप तो पापा के दोस्त हैं। आप भी पापा जैसी ही बातें करेंगे। कोई अर्थ नहीं है आपसे मिलने का। उसने बातचीत बीच में ही काटते हुए उसे कहा, देखो बेटा, तुम्हारे पापा का दोस्त जरूर हूं, लेकिन मैं तुम्हारा भी दोस्त बन सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही समझदार, होनहार और इंटेलिजेंट बच्चे हो। मैं चाहता हूं कि हम दोनों दोस्त बन जाएं। उसकी बात सुनकर वो जोर से हंसने लगा। कहा, अंकल, आप मजाक तो अच्छी कर लेते हैं। उसने कहा, बेटा, ये मजाक नहीं है। मैं वाकई तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। कंप्यूटर और इसी से जुड़ी कुछ बातें तुमसे सीखना चाहता हूं। क्या अंकल, आप भी ना कहां की बातें कर रहे हैं? मुद्दे की बात करो ना। आप क्यों मिलना चाहते हो? जरूर पापा ने ही आपको कहा होगा मुझे समझाने के लिए। वो तपाक से बोला, नहीं बेटा, तुम्हारे पापा ने मुझे कुछ भी नहीं कहा है, सिवाय तुम्हारे पीएमटी के परिणाम के। बस मेरा ही मन कर रहा है कि मैं तुमसे मिलूं। अब ये बताओ कि हम लोग कहां पर मिल रहे हैं? अच्छा, एक काम करते हैं, रॉयल रेस्टोरेंट में मिलते हैं आज अभी 7 बजे। क्यों, ठीक है ना? वो बड़े ही बेमन से बोला, ठीक है, आप कह रहे हैं तो आ जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है अंकल। आप मुझे समझाने की कोशिश मत करना, वरना मैं क्या कर जाऊंगा ये मैं भी नहीं जानता हूं। वो खुश था कि चलो उसका मिशन सही दिशा में चल निकला है। ठीक 7 बजे वो रॉयल रेस्टोरेंट की एक मेज पर दीपेश के बेटे का इंतजार करने लगा। जल्दबाजी में वो दीपेश से उसके बेटे का नाम तक नहीं पूछ पाया था और वो उसे जानता भी नहीं था। सोचा, जो भी लड़का 17-18 साल की उम्र का यहाँ आएगा वही होगा। इसी उधेड़-बुन में उसके सामने वाली कुर्सी पर मंझली कद काठी का सुंदर सा लड़का आकर बैठ गया। अंकल, मैं रॉबिन, आप पापा के दोस्त हैं ना? वो उसे देखकर उसी में खो सा गया। कितना सुंदर बच्चा है। दीपेश ने कैसी बेवकूफी की है इस बच्चे पर अपनी जिद थोपकर। वो फिर से बोला, अंकल, मैं रॉबिन। इस बार उसकी सोच की डोर झनझनाई। उसने कहा, ओह सॉरी बेटा, मैं कुछ सोचने लगा था कि तुम्हें कैसे पहचानूंगा। तुम्हारा नाम भी तो। हाँ अंकल, लेकिन मैं आपको जानता हूं। पापा घर पर भी आपका कई बार जिक्र करते हैं। वो दोनों साथ बैठ गए। पहले पनीर टिक्का खाया,
एक एक मसाला डोसा और फिर एक एक आइसक्रीम खाकर बस यूं ही बातचीत करते रहे। रॉबिन बहुत खुश था। वो बोला, अंकल, एक बात बोलूं? उसने बस हाँ में गर्दन हिला दी। अंकल, मैं जानता हूं कि मेरे पीएमटी के रिजल्ट के कारण सभी घर वाले, विशेषकर पापा, बहुत ही परेशान हैं। लेकिन आप ही बताओ, मेरी क्या गलती है? मैंने पूरी कोशिश की थी। उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो बेटा, मेहनत करना हमारा काम है। परिणाम चाहे कुछ भी रहे, घबराना नहीं चाहिए। तुमने अपना 100% दिया है और फिर भी परिणाम अनुकूल नहीं रहा तो ये मानकर चलो कि उस ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए कोई और अच्छा सोच रखा है। वो बोला, अंकल, आप पापा को संभालिए ना। वो बिल्कुल टूट गए हैं। मैं भी अपना आपा खो देता हूं। वो जब भी कुछ बोलते हैं, मुझे लगता है इन्होंने अपनी जिद में मेरे अरमानों का गला घोट दिया है। बस यही ख्याल आता है और मैं पापा से लड़ाई कर लेता हूं। बाद में मुझे खुद दुख होता है। इसलिए आत्मग्लानि के कारण कई बार मैं घर भी नहीं जाता हूं। मैं जानता हूं मेरी वजह से मम्मी पापा, दीदी सभी परेशान होते हैं। और जब मैं घर नहीं जाता हूं तो वो लोग खाना तक नहीं खाते हैं। लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूं। देखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, जब भी तुम्हारा मन करे मेरे घर आ जाया करो। मेरी बेटी अभी MBBS कर रही है। वो तुम्हें बताएगी कि कैसे तुम। वो बीच में ही बात काटते हुए बोला, अंकल, इस बार मैं पीएमटी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास करके दिखाऊंगा। लेकिन प्लीज आप पापा को समझाइए, वो मेरे से बोले नहीं। एक और बात, आपको प्रॉमिस करना होगा कि ये बातें आप पापा को नहीं बताएंगे। मैं चाहता हूं कि मैं उनका नालायक बेटा अगली बार अपने पापा को सरप्राइज दूं। तब तक मैं इसी तरह से रहूंगा। शायद धीरे धीरे उनको इस व्यवहार की आदत पड़ जाएगी। अंकल, मैं भी पापा से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं उनको एहसास कराना चाहता हूं कि अपनी जिद बच्चों पर ना थोपे। बच्चों को अपना रास्ता खुद तय करने दे। बस आप केवल मार्गदर्शन दीजिए। उसने रॉबिन से प्रॉमिस किया और वे यूं ही हफ्ता 10 दिन में जरूर मिल लेते थे। हर बार रॉबिन पापा का ध्यान रखने के लिए उससे कहता था, अंकल, मम्मी को तो मैंने समझा दिया है। बस आप पापा का ध्यान रखिए। वो सोचता, कितना समझदार बच्चा है। उधर दीपेश सोचता कि बेटा आवारा हो गया है। वो उसे कोसता रहता था। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने उसे अखबार दिखाते हुए कहा, दीपेश, आज का अखबार देखा क्या? वो बोला, क्या देखना है अखबार का? कोई कह रहा था कि पीएमटी का रिजल्ट आया है। बस मेरे आग लग गई। मैंने अखबार को हाथ भी नहीं लगाया। उसने उसे जबरदस्ती अखबार थमाते हुए कहा, तेरे बेटे की फोटो छपी है इसमें फ्रंट पेज पर। उसने पीएमटी टॉप किया है। क्या? सचमुच? ये कैसे हो सकता है? वो अवाक सा अखबार देखे जा रहा था और रोए जा रहा था। ठीक उसी समय रॉबिन आ गया। उसने पापा के पैर छुए और कहा, पापा, आपकी इच्छा मैंने पूरी कर दी है, पर मेरा मन अभी भी सीए का ही है। पर हां, मेरे बच्चे पर कभी भी अपनी इच्छा नहीं थोपूंगा। दीपेश ने रोते हुए बेटे से कहा, सॉरी बेटा, सॉरी।
आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये थी कहानी वो लड़का। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे भगवती सालवी, अजय गगरानी और प्रकाश खत्री। सूत्रधार थी कृष्णा मरलेचा और कहानी के लेखक व प्रस्तुतकर्ता योगेश कानवा।